हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा अपनी विद्या की तरफ से जूलॉजी के 11वीं के पोर्शन को हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 12वीं के पोर्शन पे जाएंगे। आज वैसे तो हमको लाइव आना था, हम लाइव मिलने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है हम लाइव नहीं आ पाए। आज हम आगे इन सेशंस को लाइव करेंगे, लेकिन कुछ समस्या की वजह से हमको आज ये प्रीमियर करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका जो कोर्स है वो हम पूरा कवर करेंगे जैसा कि अनाउंस्ड है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो कवर करेंगे हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम देखिए, पहले हम इसमें बेसिकली जो है एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे, और सबसे पहले उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा हम उन पोर्शंस को भी कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं या जिनके जो किसी न किसी के एग्जाम के अंदर फॉल होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद एक सवाल आता है डाइजेशन क्यों होता है, और उसके बाद एक और सवाल डेवलप होता है या बनता है, वो होता है कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, या किसका होता है। इन सभी को हम इसके इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद में हम पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए की डेफिनेशन जो है उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशंस होती हैं उनको रटने की बजाय उन डेफिनेशंस के कीवर्ड्स को या ऑब्जेक्टिव्स को आप जो है वो ढूंढें और केवल उन ऑब्जेक्टिव्स को ही याद करें। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपको पता है तो आप पूरी की पूरी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ बात देख रहे हैं डाइजेशन को, तो डाइजेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनडिफ्यूजिबल फूड मटेरियल इनटू simple and diffusible food material by mechanical and biochemical process। अब ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये कि डाइजेशन में बेसिकली होता ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है। क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यह कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय व्हाट? बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर दो प्रोसेस आ जाएंगे। एक प्रोसेस जो होगा मैकेनिकल हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा बायोकेमिकल। बात समझ में? इन दो प्रोसेस से जब आप फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, तो इसको हम कहेंगे डाइजेशन। तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, वो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा किसके अंदर? सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा किसके थ्रू कन्वर्ट करें? तो प्रोसेस जो है वो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद हो गया, अगर मान लो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाते हैं कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स से सिंपल का कन्वर्जन है और बाय द केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस से है, तो मुझे ये डेफिनेशन को रटने की जो जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन मुझे याद हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि दरअसल डाइजेशन होता क्यों है, कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है डाइजेशन की, या फिर हम सीधा डाइजेस्टिव फूड मतलब सीधा वही क्यों ले जो हम जिसको हम सिंपल कह रहे हैं उसी को क्यों नहीं खा लेते सीधा। तो एक्चुअली सबसे पहली चीज आती है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका रीजन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड एक इनडिफ्यूजिबल स्टेट में होता है। इनडिफ्यूजिबल मतलब इस फूड को या इस फूड के कंपोनेंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऐसा है जैसे कि मैंने आपको एक चॉकलेट दी और मैंने कहा कि इस चॉकलेट के रैपर को, मतलब उसके ऊपर जो पॉलिथीन थैली होती है, उसका जो रैपर होता है, उसको खोले बिना खाना है, तो क्या आप खा पाएंगे? मुश्किल होगी आपको खाने में। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो फिर क्या करते हैं, हम उसको उस रैपर को हटा देते हैं। तो अगर चॉकलेट रैपर में है तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है और इनडिफ्यूजिबल फूड है, और जब उसको हम रैपर हटा दे रहे हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिंपल में, जिससे वो फूड इनडिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और यूटिलाइज कर सकती है।
बात समझ में आ रही है? ये है बेसिक, जो है हम बात करें तो बेसिक ऑफ डाइजेशन, कि हम बेसिकली डाइजेशन होता क्या है और उसको करते क्यों हैं। डाइजेशन हम क्या क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय दीज प्रोसेसेस, ठीक है। और उसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होता है और वो स्टेट जो है वो इनडिफ्यूजिबल होती है और उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और उसको जो है हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। इसलिए फूड को या फूड के कंपोनेंट्स को उस स्टेट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है जिसमें हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसको हम डिफ्यूजिबल फॉर्म कह रहे हैं। बात समझ में आए? तो यहां पर मैं इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है इसको एक और नाम से जो है इंडिकेट कर दूंगा, वो क्या होगी, इन डिफ्यूजिबल। क्या हो जाएगी, इनडिफ्यूजिबल। जबकि ये जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूजिबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो बात हुई डाइजेशन कि होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। तो अब बात आती है कि भाई जो हम फूड लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, खाने की हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे खाने में तो दाल बाटी होता है, हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमारे पिज्ज़ा होता है, मैं गरीब हूँ तो मेरे यहाँ दाल रोटी है। खाना चाहे कैसा भी हो, बहुत महंगा हो, बहुत सस्ता हो, ठीक है, सिर्फ दाल चावल हो, चटनी रोटी हो, उसके अंदर ले दे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो यही 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे कोई सा भी फूड हो। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो दरअसल होता यह है कि हमारी बॉडी में जो ये कंपोनेंट्स हैं, कौन से वाले, जिनको हम यहां ये 3 कंपोनेंट्स की बात हम कर रहे हैं, ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जबकि ये जो है ये सिंपल फॉर्म में ही होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये सिंपल फॉर्म में है पहले से ही, तो इनका डाइजेशन बॉडी में नहीं होता है। आपने देखा होगा या आपने नोटिस किया होगा कि हम विटामिन का डाइजेशन या मिनरल्स का डाइजेशन नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, हम पढ़ते हैं प्रोटीन का डाइजेशन, हम पढ़ते हैं फैट का डाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट्स ही जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं और केवल इन्हीं का डाइजेशन किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये हुई एक दूसरी क्लियर बात, क्या कि भाई ओनली इन सब्सटेंसेस का ही डाइजेशन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सिंपल फॉर्म, सो दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू बी डाइजेस्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगली चीज कि इनका डाइजेशन होता है, तो फिर डाइजेशन के बाद में ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई, तो इनकी सिंपल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये तो पहले से सिंपल फॉर्म में है और ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या है? तो उस सिंपल फॉर्म की मैं जब बात करूंगा, ठीक है, तो वो सिंपल फॉर्म है ये। इस सिंपल फॉर्म में क्या हो रहा है? इस सिंपल फॉर्म में ये हो रहा है भाई कि यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल ब्रेड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जो ब्रेड है, ठीक है, तो जो बेसिकली ब्रेड है, ब्रेड जो है कार्ब्स होते हैं उसके अंदर मेनली, और वो जो कार्ब्स हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ग्लूकोज इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। पॉली मतलब कॉम्प्लेक्स, मोनो मतलब सिंगल यूनिट। क्लियर हुई बात? वैसे ही प्रोटीन की मैं बात करूंगा तो यहां हम बात कर रहे हैं मीट के बारे में। मीट जो है मसल्स होते हैं, मसल्स मतलब प्रोटीन। तो यहां पर एमिनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो ये एमिनो एसिड क्या हो गया, इसकी सिंपल फॉर्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई बात? अगला आ गया फैट। ये हो गया, हम बात करें तो जो मार्गरीना है, ये मार्गरीना जो है एक तरीके से आप मान लो कि बटर है, ठीक है, तो बटर है तो बटर मतलब फैट हो गया, ठीक है। तो ये जो फैट है उसकी सिंपल फॉर्म होती है फैटी एसिड्स। क्या होती है भाई? फैटी एसिड। चमका कि नहीं चमका? चमक गया। क्लियर हुई बात? समझ में आया? तो ये है डाइजेशन और ये है हमारा फूड। तो हमने 2 चीजें पढ़ी अभी तक, डाइजेशन की डेफिनेशन, दूसरा डाइजेशन क्यों होता है, और तीसरा कि हमारे फूड में कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है। हम डाइजेशन पढ़े तो जा रहे हैं पर हमको पता ही नहीं दरअसल हम किस चीज का डाइजेशन होता है, किसका नहीं होता, और जिसका होता है तो उसका क्यों होता है, और जिसका नहीं होता उसका क्यों नहीं होता।
क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो आपका कोई भी फूड है, उस फूड में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और सिंपल फॉर्म में विटामिन, हालांकि विटामिन का थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है, बस जैसे कि मतलब सॉरी मिनरल्स का कुछ कन्वर्जन होता है विटामिन का, लेकिन डाइजेशन उसको नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं तो Fe+2 जो है वो HCl की प्रेजेंस, Fe+3 जो है वो HCl की प्रेजेंस में Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, बट दैट्स नॉट अ डाइजेशन। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज ये कंपोनेंट्स जो है सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगी बात, ये हुई हमारी बात। अब इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डाइजेशन के बारे में। तो बात आती है भाई टाइप ऑफ डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन जो है वो 2 टाइप का है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल डाइजेशन क्या होगा, व्हेन डाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेल। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो इंटरनल डाइजेशन कहेंगे, और अगर आउटसाइड द सेल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल डाइजेशन। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डाइजेशन। इंटरनल डाइजेशन के केस में क्या होता है और एक्सटर्नल के केस में क्या होता है, इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर मैं जो है एक डायग्राम बना रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, जो है एक तरीके से बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, ठीक है, या इसको आप अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल है। ये फेगोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया, ये है फूड पार्टिकल्स। क्या है ये, फूड पार्टिकल्स हैं, इनका एंडोसाइटोसिस हो रहा है, जिसके थ्रू ये जो है सेल के अंदर एंटर हो गए। क्या हो गया, सेल के अंदर एंटर हो गए। उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म होती है। क्या होती है, फूड वैक्यूल। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली ये जो फूड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड एज द वैक्यूल, ठीक है। और बेसिकली इसको कहते हैं फेगोसोम या फिर फूड वैक्यूल कह देते हैं। फिर इधर से जो लाइसोसोम जो है वो इसके साथ मर्ज होता है, और ये वैक्यूल जो है फूड वैक्यूल से कन्वर्ट हो जाती है डाइजेस्टिव वैक्यूल में, जहां पर फूड पार्टिकल्स जो है ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो इसके साथ मर्ज होते हैं और ये ब्रेक कर देते हैं पूरे फूड पार्टिकल को। उसके बाद में क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो है सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो रिमेन रह जाता है या फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। यहां पर डाइजेशन कहां हो रहा है, इनसाइड द सेल, इनसाइड वैक्यूल। बात समझ में। तो ये है इंटरनल डाइजेशन। हम इंटरनल डाइजेशन से बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि सर हमारी बॉडी में भी डाइजेशन, तो हमारी बॉडी में भी तो अंदर ही होता है, बाहर थोड़ी होता है। बट एक्चुअली यहाँ पर रेस्पेक्ट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल का जो रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट इज सेल। यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल को आप एक्सप्लेन करेंगे सेल के रेस्पेक्ट में, ना कि ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आया। हाँ, अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बात वही हो जाती है, सिंगल सेल, ठीक है। बट इन ओवरऑल द डाइजेशन इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के रेस्पेक्ट में इसको हम बात करते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में ये होता है कि एक सेल है, ठीक है, वो क्या करती है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो है ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दैट सेल जो है ये एंजाइम्स रिलीज करती है बाहर, एंजाइम्स रिलीज करेगी बाहर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये फूड पार्टिकल्स बाहर ही ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बाहर ही ब्रेक हो जाएंगे आउटसाइड द सेल। और सेल जो है ओनली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, ओनली न्यूट्रिएंट्स जो है, ओनली सेल जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब ऐसे में सेल जो है उसको एक्सक्रीशन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सेल ओनली किसको एब्जॉर्ब कर रही है, ओनली न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब कर रही है। बात समझ में आया। तो दिस इज काइंड ऑफ, हम बात करें तो एक्सटर्नल डाइजेशन, और दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल डाइजेशन। बात समझ, लेकिन ये रेस्पेक्ट है किसका, सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो यहां पर ये है 2 टाइप के डाइजेशन जिसको हमने यहां डिस्कस किया। उसके बाद में ह्यूमन के अंदर होने वाले डाइजेशन की हम बात कर लेते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है, ठीक है, वो 2 अलग अलग तरीके का डाइजेशन होता है, ठीक है। पहला होता है फिजिकल और मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल, या जिसको हमने, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले
आप इसको बायोकेमिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बायोकेमिकल भी इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए क्या होता है कि बेसिकली हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो फिजिकल डाइजेशन है या मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक रोटी है। अब फिजिकल डाइजेशन में बेसिकली फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जैसे कि चबाना, फॉर एग्जांपल च्यूइंग या मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन जो है वो एक फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चबाने से कैसे डाइजेशन हो गया, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि एक रोटी है, हमने इस रोटी को बिना चबाए खा लिया, तो ये हमारे स्टमक में पहुंच चुकी है। तो यहां पर अगर इसके ऊपर एंजाइम्स वर्क करेंगे तो एंजाइम्स को काम करने के लिए इतना एरिया मिलने वाला है जहां पर इसका डाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये इतना सरफेस एरिया जहां पर एंजाइम्स वर्क कर पाएंगे। बट अगर हम इसको फिजिकली तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, हम इसको फिजिकली तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये यहां पर हम बात करें तो इसको हमने फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है चबाने के बाद। मतलब हमने अब इस वाले केस में क्या किया है, रोटी को चबाया है, रोटी को चबाने के बाद खाया है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। और अगर इस केस में अब एंजाइम्स को इनके ऊपर वर्क करेंगे तो इनका जो सरफेस एरिया है फूड का, वो सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सिंगल लार्ज पार्टिकल। जबकि ये पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे ही सभी के साथ। तो क्या सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज अगर हो जाएगा तो एंजाइम्स जो है वो प्रॉपर्ली ज्यादा वर्क कर पाएंगे, तेजी से डाइजेशन हो पाएगा। बात समझ में? सो इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ डाइजेशन जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ताकि एंजाइम्स उसके ऊपर ठीक से वर्क कर सके, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी। जबकि बायोकेमिकल डाइजेशन जो है उसमें हम एक तरीके से बात करें तो एंजाइम्स वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स वर्क करते हैं। यहां पर ये कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन एंजाइम्स, जहां पर केमिकल नेचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है तो पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब वहां पर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्या होंगे? बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। जैसे कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है तो उसको पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। बात समझ में आ रही है? फैट जो है उसको पहले हम बात करें तो लिपिड्स या अलग अलग फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वहां भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर ये एंजाइम्स हैं, ये डाइजेशन करते हैं। और ये एंजाइम्स बेसिकली करते क्या है? दे ब्रेक्स द बॉन्ड, दे वर्क ऑन बॉन्ड्स। बेसिकली यहां पर जो है क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक किए जाएंगे केमिकल डाइजेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है? ये हो गया यहां पर हम बात करें तो फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन, ये हो गया हमारा यहां पे केमिकल डाइजेशन। इसको मैं एक और तरीके से अगर आपको समझाऊं तो यहां पर आप इस डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो है फूड है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पैसे वाले लोगों का फूड है, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं जनरली फुट लॉन्ग, ठीक है, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, या फिर पैसे वाले हो तो आपने खाया भी होगा। तो ये है फुट लॉन्ग, ठीक है, मतलब ये फूड है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को बर्गर भी दिख रहा हो पर ये बर्गर नहीं है, ठीक है। तो ये फूड है। मैकेनिकली फिजिकल डाइजेशन से हमने क्या किया, इसको थोड़े थोड़े अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जबकि केमिकल डाइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है क्या है, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और ये एक सीजर होगी जिनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, काटेगी। और ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस सीजर को या इस कैंची को डाइजेस्टिव एंजाइम बताया गया है। और ये जो है एक सीरीज है और एक कैंची इसको बीच में से काटेगी। और कैसे काटेगी? बॉन्ड्स ब्रेक करेगी। बात समझ में आया? बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डन हो गई बात? पहुंच गई? समझ गई? देखो, दिमाग में चीज विजुअलाइज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? दिमाग में बैठनी चाहिए बात। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं कि जैसे कि बुआ होती है, सबकी बुआ है, बुआ मौसी। तो हम बात करते हैं भाई जलंधर वाली मौसी या जलंधर वाली बुआ मान लो मेरी है, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे ही नाम आता जलंधर वाली बुआ का तो क्या होता है, सबसे पहले उस बुआ की शक्ल याद आती है कि नहीं आती? समझ में आ रहा है? तो बुआ की शक्ल याद आती है। फिर उसके बाद में और चीजें याद आती है बुआ के बारे में, अच्छी हैं, बुरी हैं। आते ही पढ़ाई का पूछती हैं, फिर आते ही ये पूछती है और बेटा क्या प्लान है आगे करने का, या फिर आती हैं और बोलती है मस्त रहो अपनी जिंदगी में, बढ़िया जियो। तो डिपेंड करता है उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, वो अच्छे हैं नेचर वाइज, नहीं अच्छे लगते हैं आपको, वो सारे कैरेक्टर याद आते हैं। बिल्कुल वही चीज है जब आप कोई चीज पढ़ें, जैसे कि आपने पढ़ा केमिकल डाइजेशन, तो आपको ये शक्ल दिखनी चाहिए। केमिकल डाइजेशन यहाँ पे आपकी बुआ हो गई और ये उस बुआ के कैरेक्टर्स हो गए,
तो अगर मैं बात करूं मैकेनिकल डाइजेशन, तो ये दिखना चाहिए, ये बुआ का चेहरा है और फिर बुआ के कैरेक्टर्स दिखने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? समझ में आया? ये है हमारे डाइजेशन के टाइप, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की। तो ह्यूमन डाइजेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात का वर्ड जो आता होता है एलिमेंट्री कैनाल, या इसको अलग अलग और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के अलावा इसको GIT भी कहा जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसको गट भी लिखा हो, कई जगह पे इसको गट भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये हम बात करें तो अलग अलग इसके नाम है जिसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अबाउट द ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के ओरिजिन की हम बात करें तो जो अप टू हार्ड पैलेट, मतलब हार्ड पैलेट से पहले वाला जो पार्ट है ये, इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से हो रहा है। और नीचे हम बात करें एनल कैनाल और एनस, मतलब ये इतना पार्ट, इसका जो ओरिजिन है वो भी एक्टोडर्म से हो रहा है। इसके अलावा पूरी जो बीच वाला पार्ट है वो सारा का सारा जो हम बात करें तो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। क्या है? एंडोडर्मल ओरिजिन का है। बात समझ आ रही है? ये सिंपल सी याद रखने वाली बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। एक्टोडर्म टिल हार्ड पैलेट, एक्टोडर्म आफ्टर द हम बात करें तो एनल कैनाल एंड एनएस, या एनल कैनाल और एनएस में एक्टोडर्म, बीच वाला सारा पार्ट जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। वो बात अलग है, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं इस पे, कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के भी आएंगे। वहां पर मैं आपको जो है बताता चलूंगा कि भाई ये अलग है। ये जैसे कि हम बात करें टीथ की, हम बात करेंगे तो टीथ में भी जो है कुछ पोर्शन होता है जो मीजोडर्मल ओरिजिन से होता है, उनको हम अलग से मार्क करते हुए चलेंगे। ये लेकिन जनरलाइज्ड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का एक ओरिजिन है। उसके अलावा कहीं और से कोई और अगर इसके एक्सेप्शन आते हैं तो उनको हम अलग से मार्क करते हुए चलेंगे। बात समझ आई? ठीक है, चलिए ये हुई एलिमेंट्री कैनाल के ओरिजिन की बात। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड करने की, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले माउथ की बात करेंगे। माउथ के साथ में हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी और फेरिंग्स, हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला पार्ट आएगा एसोफेगस, जिसको हम बात करें तो हिंदी में हम बात करें तो ग्रेसिका भी कहा जाता है, ठीक है। ये एसोफेगस है, ठीक है, जो कि ये वाला पार्ट है जो स्टमक और हम बात करें तो फेरिंग्स या ग्रेसिका को जोड़ता है। फिर आएगा स्टमक या अमाशय आएगा, स्टमक या यहां पर हम बात करें तो ये आ जाएगा ग्रेसिका, ये यहां पर आ जाएगा हम बात करें तो आमाशय, ठीक है। और आमाशय के बाद जो अगला भाग आ जाएगा वो आ जाएगा इंटेस्टाइन, या इसको हम क्या बोलते हैं? आंत्र। बात समझ में आ रही? ये हम इसके अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो इंटेस्टाइन को भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे स्मॉल और लार्ज में, छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन। छोटे इंटेस्टाइन जो है वो अलग 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जुड़ती है किससे? जेजुनम से। जेजुनम जुड़ती है किससे? इलियम से। इलियम खुलती है किसके अंदर? सीकम के अंदर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। सीकम खुलती है किसके अंदर? कॉलन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ खुलती है? रेक्टम में। और रेक्टम कहाँ खुलता है? वातावरण में, वातावरण या एटमॉस्फेयर में ये जो है खुलती है। बात समझ में आया? तो ये हम पढ़ेंगे पूरा। ये माउथ हो गया, ठीक है। माउथ से फूड इंजेक्शन होगा या खाना खाएंगे, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड या हम बात करें जो अपचित भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको फीसिस या हम मल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है जिसके मेन ऑर्गन्स हैं। ये वे मेन ऑर्गन्स हैं जो खाने या फूड जो है उसकी अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उनके सीधे संपर्क में आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो सीधे संपर्क में आते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, बिल्कुल है, लेकिन वो जो चीजें हैं वो क्या है? वो है एसेसरी या हम बात करें तो सहायक अंग। क्या है? सहायक अंग, ठीक है। सहायक हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये पाचन में सहायता तो करते हैं, परंतु ये सीधे तौर पर या डायरेक्टली कभी भी भोजन के संपर्क में नहीं आते, या भोजन कभी भी इनके सीधे संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम इनको एसेसरी या हम बात करें तो सहायक अंगों में इनको हम गिनेंगे, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, या हम बात करें तो लाल ग्रंथियों के बारे में, फिर यकृत या लिवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, उसके आखिर में पेनक्रियाज या अग्नाशय की हम बात करेंगे। बात समझ में? ये हमने एक जो है डिवीजन देखा कि कैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल को विभाजित किया है अलग अलग भागों में।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले भाग के बारे में, और वो है मुख और बकोफेरेंजियल कैविटी। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं माउथ के बारे में, मुख के बारे में, ठीक है। तो देखिए मुख जो है ये वो भाग है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, मतलब फूड इंजेक्शन होता है, बात समझ में आ रही है, जिसके थ्रू हम जो है भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये जो ये गुहा है, ये कैविटी है, इसको हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं और उन अलग अलग भागों में भी अलग अलग जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला भाग आता है वो आता है बक्कल वेस्टिब्यूल। ये कौन सा भाग है? ये मुख का वो भाग है जो दांतों और लिप्स, होठों, ठीक है, या फिर हम बात करें तो दांतों और होठों या दांतों और गाल, चिक के बीच में होता है, जहां हम ब्रश करते हैं, जहां ब्रश चलता है बाहर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो भाग है दांतों और गाल के बीच वाला हिस्सा है, उसको बक्कल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। जो बाकी भाग है ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं, या बक्कल कैविटी जिसको हम कहते हैं, वो दांत के अंदर वाला हिस्सा है, मतलब ये जो हिस्सा है अंदर इधर, ये हो जाएगा ओरल कैविटी। क्या हो जाएगा? ओरल कैविटी। जबकि हम बात करें इसमें, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दांत और ये होठ और गालों के बीच का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको कहते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है, जो दांतों और गाल के बीच का भाग है। जबकि दांतों के और दांतों के बाद में जो भाग आता है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हुई यहाँ पे बात ये, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा भाग, पहला भाग तो हो गया बक्कल वेस्टिब्यूल, क्या होता है समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा भाग होता है ओरल कैविटी, जो कि दांत के पीछे वाला भाग होता है, जो एक बंद बक्से जैसा होता है। क्या होता है? बंद बक्से जैसा होता है, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट होता है, या फिर हार्ड पैलेट छोड़े, हम सिंपल सी बात करें, क्या होता है? पैलेट होता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ वाला भाग जो है, ये ऊपर वाला भाग जो है, इसको हम कहते हैं पैलेट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं तालू। बात समझ में आया? नीचे वाला भाग जो है उसमें जिह्वा होती है, या टंग जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर टीथ होते हैं। आगे की तरफ की बात हम करें तो यहाँ टीथ होते हैं, दांत होते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये भाग होते हैं। और पीछे जो ये है कौन, मुख जो है, वो बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू या इस गुहा के थ्रू फेरिंग्स में या ग्रेसिका में खुल जाता है पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही? ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे टीथ के बारे में, उसमें हम बात करेंगे पैलेट के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे जिह्वा के बारे में। किसके अंदर? ओरल कैविटी को जो हम डिस्कस करेंगे, तो हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर होगी बात इतनी यहाँ पे? ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, बक्कल कैविटी, सॉरी हाँ, जो माउथ है ये बक्कल वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी दो भागों में विभाजित हो रहा है। वेस्टिब्यूल जो है वो आगे वाला भाग है, दांतों से बाहर वाला भाग, जो आगे जो है वहां जहां पर क्या होते हैं, होठ होते हैं या लिप्स होते हैं, साइड में क्या होते हैं, गाल या चिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंदर वाला भाग जहां टीथ, पैलेट या और जिह्वा या टंग जो है, ये 3-4 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन विद टीथ। सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ जो है वो हमारी बॉडी में मैस्टिकेशन या चबाने के लिए पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या ऐसे अंग हैं या ऐसी संरचनाएं हैं जो हमारे शरीर में भोजन को चबाने का या मैस्टिकेशन का काम करती हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, यहां पर इसको पढ़ने से पहले हम इसके ओरिजिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में वो मीजोडर्मल ओरिजिन के भी होते हैं, इसलिए टीथ जो है वो एक्टोमीजोडर्मल है, क्योंकि मैंने बताया था हार्ड पैलेट तक तो एक्टोडर्म है ही है, लेकिन दांत के केस की हम बात करेंगे तो मीजोडर्मल ओरिजिन भी इसका है, जबकि एक्टोडर्मल के साथ में, ठीक है। इसमें कैसे है, तो हम बात करें तो बेसिकली केवल इनेमल पार्ट को मैं अगर छोड़ दूं, कौन सा पार्ट? इनेमल पार्ट जो ऊपर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर हम जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उससे ऊपर वाले पार्ट में जो क्राउन में होता है, इनेमल पार्ट होता है, ये जो है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन से होता है। उसके अलावा जब मोस्ट ऑफ
टीथ होता है, जब अधिकतर भाग जो होता है दांत का उसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, दांत के साथ में ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन अलग तरीके से होता है, इसलिए यहाँ पर मेसोडर्मल सेल्स भी माइग्रेट करके आती हैं और इनका ओरिजिन जो है, तो मतलब नीचे वाला जितना भी पोर्शन बच जाता है, रूट हो गया, इसमें सीमेंटम हो गया, ठीक है, डेंटिन हो गया, पल्प हो गया, सारा पोर्शन जो है वो मेसोडर्मल होता है। एनेमल जो है वो कौन सा होता है? एक्टोडर्मल। एपिडर्मिस वाला पार्ट, डर्मिस वाला पार्ट मेसोडर्मल होता है। ठीक, चलिए, मतलब ओरिजिन कैसे होता है? यहाँ डर्मिस से होता है ज्यादातर हिस्सा, तो डर्मिस जो है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जबकि एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से बनती है, इसलिए ये इसका ओरिजिन हो गया एक्टोडर्मल। बात समझे? मतलब एपिडर्मिस ही कन्वर्ट होती है, एक तरीके से कह सकते हो मॉडिफाई होती है इनटू एनेमल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ओरिजिन के बाद में अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। तो बेसिकली दांत जो होते हैं उसको हम स्ट्रक्चरली देखें तो दांत को हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। दांत आप देखते हैं, सबसे वाला भाग आता है क्राउन, या ऊपरी भाग जो हमको दिखाई देता है, जो दिखता है, हम ऐसे करते हैं, जो दिखाई देता है व्हाइट पार्ट, जितना हिस्सा हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है, जो सबसे ऊपर ये भाग है और जिसके द्वारा चबाने का मुख्य काम होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला भाग जो आता है वो होता है नेक या ग्रीवा या गर्दन। ये भाग जड़ और क्राउन दोनों के बीच में पाया जाने वाला बहुत छोटा सा भाग है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत छोटा सा भाग है। और जो नीचे वाला भाग जो है रूट या जड़, ये तीसरा भाग, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये जो जड़ है ये क्या करती है? ये हड्डी के अंदर बोनी सॉकेट जो होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये येलो, ये बोन है। क्या है ये? बोन है, हड्डी है, ठीक है, जिसके अंदर दांत धसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर वाला भाग जिसको पकड़ बनाता है, जिससे दांत जो है हमारी हड्डी में जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं रूट या जड़। बात समझ में आ रही है? ये तो इसके मुख्य 3 भाग हो जाते हैं, लेकिन संगठन या संरचना के आधार पर इसके 4 अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है वो होता है एनेमल। क्या होता है? जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट इसमें होते हैं। और एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर विशेष रूप से व्यवस्थित होती है। जैसे कि ये जो कोशिकाएं हैं ये कुछ ऐसे आकार की होती हैं, और इन कोशिकाओं का निर्माण कुछ ऐसे होता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से बहुत दृढ़ता से या कॉम्पैक्टली पैक हो जाती है, जैसे कि इस तरीके से। ये इन कोशिकाओं का पैटर्न है। जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सारी, तो इसलिए क्या होता है कि ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं, और इनके बीच क्या होता है? इनके बीच में खाली जगह बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस वजह से ये बहुत टाइटली पैक्ड हो जाती हैं, और फिर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट यहाँ जमा होता है, और इसकी वजह से ये हार्डेस्ट, शरीर का सबसे हार्ड या कठोर हिस्सा होता है। बात समझ रहे? क्या? इनेमल, सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग होता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है भाई? दूसरा भाग जो होता है वो होता है डेंटिन। क्या होता है? डेंटिन। अब मैंने जैसे कि बताया, इनेमल जो है वो केवल और केवल, हम बात करें, यहाँ देख पा रहे हैं आप, तो केवल क्राउन वाले भाग में पाया जाता है। ये जो येलो कलर से मैं जिसको बना रहा हूं ये है इनेमल। ठीक है, ये इनेमल हो गया। ठीक है, इतना भाग। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो आता है, वो दूसरा हिस्सा जिसकी हम बात यहां कर रहे हैं, ये है डेंटिन। तो डेंटिन जो है ये एक ऐसा हिस्सा है जो जड़ में भी पाया जाता है और क्राउन में या रूट में और क्राउन में दोनों में पाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से, जो ग्रीन वाला पार्ट मैं बना रहा हूं ये है डेंटिन। बात समझ में आ रही? ये भाग जो है वो है डेंटिन। ठीक है, ये पूरे दांत को कवर करता है। ये यहां पे भी आप देख पाएंगे अंदर की तरफ। समझ में आ रही? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंटिन। क्लियर हुई बात? ठीक है, उसके बाद में यहां जो जड़ वाला भाग है, उस जड़ वाले भाग में डेंटिन को कवर करती है सीमेंटम। सीमेंट, जैसे कि इनेमल कहां होती है? इनेमल कहां होती है? क्राउन में होती है। वैसे ही सीमेंटम जो है वो केवल और केवल जड़ में पाई जाती है, ये क्राउन वाले हिस्से में नहीं पाई जाती। तो तीसरा भाग जो है जिसको हम कहते हैं सीमेंट या सीमेंटम, ये रहा। ये केवल होगा कहां पर? ओनली इन क्राउन, ओनली इन क्राउन, इन बोथ मतलब क्राउन और रूट दोनों में, और ओनली इन हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा इन रूट।
ये दोनों में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही? ये है टीथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भाग जो है, जो हम बात करें तो जो एनेमल है वो केवल वहां है, दूसरा है जो दोनों में है, और ये जो है केवल रूट में है। वहीं इनके बीच में जो है एक भाग होता है जो खोखला होता है, जिसको हम पल्प चैम्बर या पल्प गुहा, पल्प कैविटी कहते हैं। इसके अंदर भरा होता है पल्प, ये जो है पल्प भरा होता है, और ये जो पल्प है ये एकमात्र जीवित या लिविंग, हम बात करें तो क्या बात करें तो ये जो है एकमात्र लिविंग पार्ट होता है टीथ का, जिसकी वजह से जो है दांत जो है उसमें हमको सेंसिटिविटी और जो दर्द वगैरह जो है सब इसी भाग की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर रक्तापूर्ति, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, नर्व्स जो है वो सब इसी भाग में पाई जाती है। बात समझ आ रही? ये जो है जीवित भाग होता है, इसको हम कहते हैं पल्प, जो सबसे अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये दांत और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनकी हमने बात करी। हमारे अंदर ये दांत का एक जनरल स्ट्रक्चर है जो बोन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर दांत और हड्डी को जोड़ने के लिए कुछ स्नायु और लिगामेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको पेरियोडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ये पूरे के पूरे दांत के चारों तरफ पाई जाती हैं। ये दांत को हड्डी से जोड़ने के साथ साथ उसके ऊपर लगने वाले दबाव को भी जो है अवशोषित एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो ऊपर से प्रेशर लगेगा तो उसको बैलेंस करने का काम ये करती हैं, और दांत को बाहर निकलने से भी रोकती हैं। इनको बोलते हैं पीडीएल या पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। बात समझ में? क्या कहते हैं? पीडीएल या पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। क्लियर ही बात यहाँ पे? ठीक है। ये हुआ टीथ और उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम टीथ के क्लासिफिकेशन पे। तो टीथ के टाइप की जब बात आती है तो टीथ को, दांत को आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कई तरीके से कैसे? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, मतलब दांत लाइफ में कितनी बार आ रहे हैं, दांत लाइफ में कितनी बार आ रहे हैं। अगर केवल एक ही बार आ रहा है, वंस, तो मोनोफायोडोंट। क्या? मोनोफायोडोंट। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत सारे। तो यहां पर ट्वाइस अगर आएंगे तो डाईफायोडोंट, और मैनी टाइम्स आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीफायोडोंट। आते ही रहेंगे। बात समझिए? मतलब जिसके पॉलीफायोडोंट है उसको आप अगर यही बोलोगे ना तेरा दांत तोड़ दूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आ जाएंगे इसके, आते ही रहेंगे। कितनी बार दांत तोड़वा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों? उसके दांत हमेशा आते रहेंगे। क्लियर ही बात है? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहां पर केवल एक बार आ रहा है, यहां पर दो बार आ रहे हैं, यहां पर आते ही रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। तो यहां पर हमारे जो थर्ड मोलर और प्री मोलर, ठीक है, क्या मोलर कौन सा वाला? थर्ड, और प्री मोलर जो हैं ये हमारी लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं, इसलिए ये जो है मोनोफायोडोंट होते हैं हमारे अंदर। ठीक है। जबकि बाकी जो बच गए इनके अलावा, एक्सेप्ट दीज वंस, ठीक है, इनके अलावा जितने बच गए, कैनाइन हो गए, ठीक है, इंसाइजर्स हो गए, ठीक है, और मोलर, कौन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड मोलर जो है, ये जो है ये डाईफायोडोंट है, जो हमारे उम्र में दो बार आते हैं। जबकि जो शार्क वगैरह होती हैं, शार्क हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ठीक है, इनके अंदर जो है दांत हमेशा गिरते रहते हैं और आते रहते हैं। उनके दांत जो है पॉलीफायोडोंट होते हैं, वो गिरते रहते हैं और आते रहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई क्लियर बात? ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो उसमें हम अगला देखते हैं, बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रॉम द जॉ, कि जॉ में कहां वो प्रेजेंट है, जॉ में किस जगह प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें आएगा थीकोडोंट, प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट। इसका क्या मतलब है? यहां मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसमें आप देख पाएंगे। इन दोनों में देखें, एक्रोडोंट में एक्रो वर्ड का आपने सुना होगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम मतलब क्या? एक्रो वर्ड मतलब टर्मिनल। एक्रो शब्द का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब क्या होता है? टर्मिनल या किनारा या कोना या सिरा। क्या हो जाएगा? सिरा। तो जो एक सिरा है, ठीक है, उस सिरे की हम बात करें तो जो एक सिरे पे, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्मिनली लिखते हैं, टर्मिनल पोजीशन है, उस पे अगर प्रेजेंट होता है एक्रोडोंट, तो यहां देखेंगे तो ये तो है बोन। क्या है? बोन है और हड्डी है, जॉ है, जिसको हम या जॉ भी आप कह सकते हैं। क्या है ये? जॉ है। तो ये जॉ के ऊपर टर्मिनल पे उपस्थित है, इसलिए इसको प्लोयर रखा हुआ है, बस ऐसे थोड़ा सा धसा हुआ है, बस ऊपर ही है, एक्रोडोंट हो गया। यहां पर दांत जो है वही बोन है, बोन के अंदर नहीं धसा हुआ, लेकिन बोन के पीछे वाली पार्शियल लैटरल सरफेस पे जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो यहां पर भी क्या होगा? दांत जो है वो बोन से सिर्फ चिपका हुआ है,
लेकिन यहाँ कम सतह पे चिपका हुआ था, यहाँ ज्यादा सतह पे चिपका हुआ है, ठीक है, ज्यादा एरिया जो है वो अटैच है बोन के साथ में। जबकि थीकोडोंट में जो है रूट होती है और रूट जो है एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसलिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये मैन और क्रोकोडाइल के अंदर हो गया एग्जांपल, रेप्टाइल्स यहाँ हो गए और यहाँ फिशेज हो गई, ये तो याद हो ही जाएंगे आपको। एक चीज जो मैं बताने वाला हूं वो ये कि इन दोनों टूथ को हम रूटलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटलेस, क्योंकि इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में रूट नहीं है। क्या नहीं है? रूट नहीं है, इसलिए इसको रूटलेस या जड़ रहित दांत भी कहा जाता है। कौन कौन से? एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट। हमारे वाले कौन से हैं? थीकोडोंट, क्योंकि हमारे अंदर रूट होती है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, वो बुआ वाली बात याद है, ठीक है, वो शक्ल दिखनी चाहिए बुआ की, ठीक है। चलिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन की हम बात करेंगे तो यहां पर हेटेरोडोंट, जब सारे दांत अलग अलग हो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ठीक है, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोडोंट। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जब सारे के सारे टीथ जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम हो तो होमोडोंट हो जाएंगे मैमल्स के, जो हेटेरोडोंट, और फिशेस के और जो एम्फीबियंस है उनके होमोडोंट। एग्जांपल में आप डायग्राम देख लीजिए, हमारा जो डायग्राम इसमें अलग अलग दांत, ये मोलर हो गए जो हम बात कर रहे हैं तो च्युइंग का या ग्राइंडिंग का काम करते हैं ये, और ये जो है कटिंग का काम करते हैं, ये कटिंग का काम करते हैं, और ये टीयरिंग का, चीर फाड़ का काम करते हैं। बात समझ में आया? तो स्ट्रक्चर भी इनका अलग अलग है देखेंगे तो आप, और इनका फंक्शन भी अलग अलग है, इसलिए इसको हमारे दांत कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट, ठीक है। इसके बाद आखिर में आता है चाइल्ड और एडल्ट, बच्चे और एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये आपको पता होगा वैसे, ये है बच्चे का डेंटल फॉर्मूला, जिसमें हम बात करें तो बच्चे में 20 दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो कौन कौन से एब्सेंट होते हैं? एक तो मैंने बताया था आपको, थर्ड मोलर जो कि एक ही बार आता है, और प्रीमोलर्स जो भी एक ही बार आते हैं, तो ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ठीक है, कि कौन कौन से दांत कितने बार आते हैं, या फिर ऐसे भी बन जाते हैं कि इस एज में कितने दांत होंगे, ऐसा भी एक सवाल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से? प्रीमोलर, ठीक है, एंड थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। बात समझ में आई? प्रीमोलर और जो थर्ड मोलर है वो एब्सेंट होते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। जबकि आगे हम देखें तो ये जो एडल्ट में ये दांत वापस आ जाते हैं, या प्रीमोलर 0 थे यहाँ 2 हो गए, या मोलर 2 थे यहाँ 3 हो गए, तो इसलिए इस तरीके से होते हैं 38 टीथ। इसमें एक और कंसर्न मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो थर्ड मोलर है ये ऑलमोस्ट हम बात करें तो 18 to 21 ईयर्स की एज में आता है, इसलिए इसको जो है विजडम टीथ कहा जाता है। ये वो समय होता है जबकि नॉर्मली हम जो है मैच्योर हो रहे होते हैं, इसलिए इसको अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। पर ऐसा है नहीं कि इसकी वजह से अक्कल आती है, नहीं, इसकी वजह से विजडम या अक्कल नहीं आती है। एक्चुअली ये उस टाइम पे आता है जबकि हम थोड़े ग्रो हो रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये इस एज में आता है, इस एज से पहले ही दांत नहीं होता। अगर मान लो किसी एडल्ट की बात आ रही है, एडल्ट के केस में एज डिसाइड की हुई है 20 साल, ठीक है, तो प्रोबेबली उसके दांत कितने होंगे? 28। यहां हम बात करेंगे कितने 8 होंगे? 28 होंगे, क्योंकि प्रीमोलर्स तो आ चुके होंगे पर थर्ड मोलर नहीं आया होगा। थर्ड मोलर 4 होते हैं, तो -4 कर देंगे तो 28 टीथ रहेंगे। किस एज तक? 21। उसके बाद में सारे जो है टीथ आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो मैंने 18 to 21 रखा है, तो 18 में भी आ जाएंगे 21। तो ये एक ड्यूरेशन है जबकि थर्ड मोलर टीथ आते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम अगला चीज डिस्कस करेंगे, वो करेंगे पैलेट के बारे में, ठीक है। पैलेट जो है एक तरीके से आप बात करें तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये मान लो हमने एक फेस बनाया, इस फेस की हम बात करें तो इस पे ये हो गए टीथ ऊपर वाले और ये हो गया जॉ, ठीक है, जबड़ा हो गया। ये इंटरनल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गए, जहां से हम बात करें तो नोज आएगी, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो ये हो गया निचला जबड़ा, उसके टीथ, ठीक है। अब यहां पर ये टंग हो गई, समझ में आया? तो ये हो गया माउथ। क्या हो गया? माउथ। तो इस माउथ की बात करें तो माउथ में सामने की तरफ टीथ थे, दूसरा ऊपर वाला, तो जो क्या हो गया? रूफ या छत जो होगी किसकी? मुख की जो छत होगी उसको हम कहेंगे पैलेट। क्या कहेंगे उसको? पैलेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैलेट इज काइंड ऑफ रूफ ऑफ माउथ। क्लियर ही बात है यहाँ पे? चलिए, कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो है इट इज द पैलेट, ठीक है, या इसको तालू कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। पैलेट या हम बात करें तो इसको कहेंगे तालू। क्लियर ही बात है यहाँ पे? समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इसको
यहां ये जो छत या तालू वाला पार्ट है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर 2/3 ये आगे वाला 2/3 भाग जो है उसको आप कठोर तालू या हार्ड पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कठोर तालू या हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक कठोर तालू और हार्ड पैलेट वाला पार्ट है जो, और उसके बाद पीछे वाला जो निचला हिस्सा जो है, ठीक है, जो पीछे रह जाता है, तो पीछे वाला जो 1/3 पार्ट है या 1/3 हिस्सा जो है इसको हम कोमल तालू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोमल तालू। बात समझ में आया? ठीक है, यहां पर ये आगे वाला पार्ट हार्ड पैलेट है, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, यहां ये आगे वाला 2/3 है और ये पीछे वाला 1/3 है। अब मुद्दा यह आता है कि ऐसा क्यों है, इसको हार्ड पैलेट क्यों कहते हैं, इसको सॉफ्ट पैलेट क्यों कहते हैं, और इसको हार्ड पैलेट कहते हैं तो इसमें क्या होता है, उसकी फंक्शन क्या है, ये सॉफ्ट कहते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या है, उसकी बात भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको हार्ड पैलेट की हम सबसे पहले बात करेंगे। हार्ड पैलेट को अगर आप देखें तो बेसिकली जो हार्ड पैलेट वाला पार्ट है इसको मैं देखूं तो हार्ड पैलेट वो पार्ट है जहां पर केवल और केवल इसी पार्ट में ये इतना पार्ट जो है ये हार्ड पैलेट है और इस पार्ट में होती है बोन। क्या होती है? बोन। इस पार्ट में बोन होती है, इस पार्ट में बोन नहीं होती है, इसलिए इसको हार्ड पैलेट कहते हैं और इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हार्ड पैलेट कहते हैं, इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। क्लियर ही बात है यहाँ पे? ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ बोन है और यहाँ बोन नहीं है। बोन के ऊपर यहाँ पर एक म्यूकोसा की मेम्ब्रेन ऑब्वियसली होगी, ठीक है, लेकिन इंटरनली यहाँ पर बोन होंगी। ठीक है, बोन कैसी होंगी? बोन कुछ ऐसी होंगी। यहाँ अगर हम इसके ऊपर से इस जो पिंक जो हमारी म्यूकोसा है इसको अगर हटा दें तो हमको नीचे से देखने पर हमारा जॉ जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, समझ में आया? इसमें आप अगर गौर से देखें तो हमको यहाँ पर बोन भी दो दिख रही हैं। एक ये इतना पार्ट जो है ये रहा, ये है मैक्सिला या ऊपर वाला जबड़ा। क्या है ये? मैक्सिला है। मैक्सिला या ऊपरी जबड़ा। ठीक है, इसकी भी दो प्लेट होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जबकि पीछे वाला भाग जो है ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन। क्या कहते हैं? पैलेटाइन बोन। पैलेट में है तो इसको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन। बात समझ आया? इसके भी दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट लेफ्ट में एक प्लेट राइट में। ठीक है, ये दोनों मिलके तो ओवरऑल प्लेट बोन्स की नाम की बात करें 4 प्लेटें होती हैं, लेकिन बोन्स की संख्या की टाइप की बात करें तो दो, एक मैक्सिला बोन होती है और एक पैलेटाइन बोन होती है। ठीक है, बोन तो वो दो ही है, पर हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट 4 बनती हैं, 2 प्लेट मैक्सिला की, 2 प्लेट पैलेट की। समझ में आया? इसलिए इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? हार्ड पैलेट। बैठा दिमाग में? क्लियर है? आगे चलो, एक और चीज आप अगर नोटिस करें तो केवल हार्ड पैलेट वाले भाग में ही दांत हैं। देखिए यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला भाग है, तो सॉफ्ट पैलेट वाले भाग में दांत नहीं है कि नहीं है? नहीं है। समझ में आया? अगर नहीं है तो क्या है फिर? क्यों नहीं है? तो इससे दो चीजें निकल के आती हैं कि केवल हार्ड पैलेट ही चबाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट पैलेट चबाने में हेल्प नहीं करेगा। चबाने के लिए क्या चाहिए? दांत। दांत कहाँ है? हार्ड पैलेट में। तो चबाने में कौन हेल्प करेगा? हार्ड पैलेट करेगा, ऑब्वियसली। सीधी बात, नो बकवास, दिमाग ही नहीं लगाना। समझ में आया? आगे चलते हैं। ठीक है सर, बात समझ गए आपकी, भाई आगे बोन होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये हार्ड पैलेट है, तो बोन की वजह से ही। अब ये जो हार्ड पैलेट करती क्या है उसके हम फंक्शंस को थोड़ा देखेंगे, इलैबोरेट कर लेते हैं। तो पहली चीज तो हमने जैसे कि भी कहा, चबाने में हेल्प करेगी, च्यूइंग मेस्टिकेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आप अगर देखें तो इस पार्ट में ये कुछ इस तरीके से जो है ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ लकीरें या उभार पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कहा जाता है रूगे। क्या कहा जाता है? रूगे, पैलेटाइन रूगे। ठीक है, और ये जो पैलेटाइन रूगे हैं ये क्या करते हैं? दरअसल ये पैलेटाइन रूगे जो हैं जब चबाते हैं, चबाने के लिए क्या होता है कि देखिए चबाएंगे तो फूड चबाने के लिए फूड पे पकड़ होना आवश्यक है, वरना फूड इधर उधर हो जाएगा तो ठीक से मैस्टिकेशन या फूड को ठीक से हम चबा नहीं पाएंगे। इसलिए रूगे क्या करते हैं? फूड पे पकड़, ग्रिप बनाने का काम करते हैं। बात समझ में? क्या करते हैं? ग्रिप बनाने का काम करते हैं, जिससे कि फूड को आसानी से चबाया जा सके। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, रूगे क्या करते हैं? फूड पे ग्रिप बनाने का काम करते हैं और ये पार्ट चबाने का हेल्प करता है, दांत यही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सीधी सी बात है कि अगर रूगे क्या कर रहे हैं, देखो चीजों को रटने की बजाय कॉन्सेप्ट बनाओ। कैसे बनेंगे कॉन्सेप्ट? बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट मानता हूं थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाओ, बिल्ड करो सब्जेक्ट को। कैसे? सर रूगे क्या करते हैं? चबाने में हेल्प करते हैं। कैसे? ग्रिप पकड़ते हैं।
फूड पे ग्रिप बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है क्या, कि भाई रुगे ज्यादा डेवलप किस में होंगे? सोचो, जिन ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा चबाना पड़ता है, ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर मोर मैस्टिकेशन एक्टिविटीज, दे हैव मोर डेवलप्ड रुगे। सिंपल। जिनमें ज्यादा मैस्टिकेशन होगा, जो ज्यादा डेवलप रुगे। तो ज्यादा मैस्टिकेशन कौन करते हैं? कार्निवोर्स। कौन करते हैं? कार्निवोर्स, मांसाहारी। तो मांसाहारी में ये ज्यादा डेवलप होंगे और शाकाहारी में कम डेवलप होंगे। सीधी बात, क्लियर हुई बात, समझ में आया? ठीक है, मतलब यहां पर जो जितना ज्यादा मैस्टिकेशन करेगा उसमें ज्यादा डेवलप होंगे, जो कम करेगा उसमें कम होंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया? डन है। चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं। अगला भाग आता है और वो आता है, हम बात करें तो सॉफ्ट पैलेट। अब हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सॉफ्ट पैलेट जो है वो पिछला 1/3 भाग होता है। क्या होता है? पिछला 1/3 भाग होता है। इस भाग की बात करें तो इससे उलट ये वाला जो भाग है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स और म्यूकोसा, जो कि यहां कैसी होती है? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कैसी होती है? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हिंदी में कहेंगे इसको अक्रेटिनीकृत स्तरित सल की उपकला। 3 चीजें हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होंगी? अनैच्छिक पेशियां, या हम बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेशेदार तंतु में या रेशेदार या तंतु में संयोजी ऊतक, और यहाँ पर म्यूकोसा होगी। म्यूकोसा की एपिथेलियम कैसी होती है? वो होती है यहाँ पर कैसी होती है? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये यहाँ इसकी होती है। यहाँ इसकी हम बात करें तो ये दरअसल चबाने या मैस्टिकेशन की बजाय स्वेलो या निगलने में हेल्प करती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। बात समझ में आया? क्योंकि फाइब्रस है तो ये चबाने के बजाय निगलने में, बात करते हैं एनगल्फ करने में या डेग्लूडेशन जिसको कहते हैं, उसमें हेल्प करती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहां देखें तो इसके आखिरी पार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको उवला कहा जाता है, हिंदी में इसको कोवा भी कहते हैं। ये आप मुंह ऐसे मुंह खोलते हैं, देखा होगा आप लोग, ऐसे लटका हुआ होता है, उसको यूवला कहते हैं। और ये यूवला है, ये ओवर ग्रोथ होती है पीछे की तरफ। और ये जो है, ये जब हम फूड निगलते हैं तो फूड के जो हमारी जो नोज होती है उसके, हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा आगे भी डिटेल में, तो ये क्या है, फूड को वापस जो है नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, इनसाइड द कैविटी। ठीक है, ये रोकता है यहां पर। उसके अलावा हम बात करें इसके बारे में आगे, ठीक है, तो यहां ये जो है इस पार्ट में टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाया? टॉन्सिल्स या लिम्फ नोड। ठीक है, तो इसलिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये है सॉफ्ट पैलेट जो कि पिछला 1/3 भाग है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? समझ में आया? आगे वाला चबाने में हेल्प करता है, पीछे वाला निगलने में हेल्प कर रहा है। इतनी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर वो है टंग या जीभ। टंग की मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात में देखें तो टंग जो है बेसिकली, यहां मैं वही वापस एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो उस डायग्राम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये वही ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है। अब ये यहां पर जो है ये है टंग नीचे की तरफ, और टंग जो है पीछे की तरफ एक बोन से जुड़ी होती है। उस बोन को कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं? हायोइड बोन। और हायोइड बोन जो है वो एकमात्र ऐसी बोन है हमारे शरीर की जो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ती। ठीक है, इकलौती बोन है जो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ेगी। और यहाँ पर इसके नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पर एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं फ्रेनम या फ्रेनुलम लिंगुए या लिंगुअल फ्रेनम। ठीक है, ये 2 अटैचमेंट होते हैं जो बोन के होते हैं। बोन जो है कंप्लीटली हम बात करें तो मांसपेशियों की बनी है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, ये यहाँ जुड़ा होता है। बात समझ आ रही है? और इसका जो अगला ये वाला भाग है, इसको हम बॉडी दो, मतलब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आगे वाला, इसको बॉडी कहते हैं, काय कहते हैं, एक पीछे वाला, ये गति करता है, इट इज मूवेबल, और ये मूव नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट ये मूव नहीं करता है, पीछे वाला पार्ट, इसमें टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये भी क्या करेगा? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा में भाग लेगा। जबकि ये वाला भाग जो है जो गति करता है, तो इस भाग में क्या होगा? ये बोलने में हेल्प करेगा। इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सर्कमवेलेट हो गई, उसके अलावा फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म जो है ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही? क्या करते हैं? टेस्ट में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो ये भाग मूव करता है, तो ये भोजन को मिक्स करने का भी काम करता है आहार नाल, सॉरी मुख के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये मिक्स करने का भी फंक्शन यहाँ पे
करता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे वाला पार्ट इसको डिवाइड करता है, ये जो सल्कम टर्मिनलिस है ये एक लाइन होती है जो आगे और पीछे वाले पार्ट को जो है क्या करती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो आगे वाला पार्ट जहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये मिक्सिंग करने का काम करता है, ये चबाने में हेल्प करता है और ये बोलने में हेल्प करता है। जबकि ये पीछे वाला भाग है जो जुड़ाव जो पीछे जुड़ता है कहाँ जाके, हायोइड बोन से, ठीक है। पिछले वाला भाग जिसको फेरिंजियल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, और ये हायोइड बोन से जुड़ता है। इस वाले भाग में एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, फ्रेनम, ठीक है। ये फ्रेनम जो है इसको लिमिटेड, इसकी मूवमेंट को लिमिटेड करती है, ठीक है, ताकि पीछे की तरफ ना चली जाए, मतलब पीछे जाके हमारे गैलेट में ना फंस जाए। बात समझ में आ रही, इसको भी रोकती है फ्रेनम, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों में क्या होता है, देखिए इस फ्रेनम को आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये एक फ्रेनम है जो यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। कभी किसी किसी में फ्रेनम जो आगे तक जुड़ जाती है तो उन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, तो उसको काट के वापस से ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रेनेक्टोमी उसको यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर हुई बात है यहाँ पे टंग के बारे में, डन, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो अब आती है बकोफेरेंजियल कैविटी। क्या आती है भैया, बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी की मैं बात करूं तो बकोफेरेंजियल कैविटी जो है ये मुख और फेरिंग्स का एक कॉमन पार्ट है। अगर हम देखें तो मुख जो है यहां खत्म होने के बाद में जैसे फेरिंग्स शुरू होती है तो दोनों के भाग कुछ कॉमन पार्ट, मतलब स्ट्रक्चर्स दोस परटेनिंग इन द चिक एंड फेरिंग्स, ठीक है। तो चिक अंदर से बात हो रही, चिक की अंदर जाके खुलेंगे, ठीक है, तो कहां जाएंगे, फेरिंग्स में खुलेंगे। तो वो वाला भाग जो है, इतना भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी, जो आगे जाके किसमें ओपन हो जाती है, फेरिंग्स के अंदर ओपन हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। इस भाग में आप अगर देखें ध्यान से तो बकोफेरेंजियल कैविटी बीच वाला पार्ट हो गया जो आगे जाके खुलेगा किसमें, फेरिंग्स में, ठीक है। यहां पर हम बात करें फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स वाले पार्ट में यहां पर देखिए ये सॉफ्ट पैलेट थी, आपको याद होगा, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट हार्ड पैलेट था, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये क्या करती है, ये इस पार्ट में जो पीछे वाला भाग है यहाँ पर जिसको हम बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं, इसके इस भाग को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला भाग जो है उसको नेजोफेरिंग्स और नीचे वाले भाग को हम ओरोफेरिंग्स कह देते हैं, ठीक है। अपर पार्ट इज नेजोफेरिंग्स या नासाग्रसनी, क्या कहते हैं इसको, नासाग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है। जबकि ये वाला भाग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुख ग्रसनी हो जाएगा, मुख ग्रसनी। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये वो दो वाले भाग हैं जिसको सॉफ्ट पैलेट दो भागों में डिवाइड करती है। इस नासाग्रसनी वाले भाग में यहाँ पर जो है ये आंतरिक इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हैं, इसलिए हमने बताया था आपको यहाँ होता है ऊवला। क्या होता है, ऊवला। ये ऊवला जब हम खाना खाते हैं तो पीछे की तरफ चला जाता है और इसको बंद कर देता है ताकि भोजन जो है इधर जाए, इधर ना जाए। समझ में आ रही बात। तो जो ऊवला है वो भोजन को नासा गुहा में, आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा अंदर जाने से रोकता है, नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। और इसी जगह पर एक और ट्यूब की ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या कहते हैं उसको, यूस्टेकियन ट्यूब, जो कि मिडिल ईयर या मध्य कर्ण से जुड़ती है और एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। कैसे करती है उसकी बात हम थोड़े आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आगे हम देखते हैं, यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब की बात हमने करी थी। अब देखिए ये है यूस्टेकियन ट्यूब। यहां आप अगर इसको देखें, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो यहां ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो ओपन होती है मिडिल ईयर में, जहां पर एयर ऑसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, एयर ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। एयर ऑसिकल्स मतलब बोन, हड्डियां होती हैं। यहाँ क्या होता है, मान लो बाहर जो है वो एयर का एक प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है, एयर का एक प्रेशर होता है। अब मान लो ये प्रेशर जो है बाहर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कैसे करेंगे, हम जब निगलते हैं तो हमारी जो नेजल कैविटी है उसका जो आखिरी पार्ट है कौन सा है, नेजोफेरिंग्स, जो कि कॉमन पाथवे है, ठीक है, कॉमन पार्ट है फेरिंग्स और नोज का। तो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट जो है वहां पर यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग है। और नेजोफेरिंग्स हवा का एक मार्ग है कि नहीं है, समझ में आ रही बात, है कि नहीं है। तो वहां पे ये ट्यूब ओपन होती है, कौन सी, यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। अब आप कुछ निकल के देखिए, निकलते हैं, जब हम कोई चीज निकलते हैं तो आपको कानों में क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है। अगर आप नोटिस करें, सुनाई दिया कि नहीं दिया, तो वो इस ट्यूब के खुलने और बंद होने का साउंड है। तो जब हम कुछ निकलते हैं तो एक ट्यूब खुलती है और मान लो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो इधर भी हवा एंटर हो जाती है, जिससे कि दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं। मान लो बाहर का प्रेशर कम है तो जब हम कुछ निकलते हैं तो जब खुलती है तो यहां से हवा बाहर निकल जाती है तो उसका प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है।
समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जो लोग एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई कुछ च्युइंगम वगैरह चबाते रहना चाहिए ताकि सलाइवेशन हो, सलाइवा बनता रहेगा मुंह में और उसको निगलते रहेंगे तो ये ट्यूब ओपन बंद होती रहेगी। बात समझ में आया? जो हम बात करें क्लोज और ओपन होती रहेगी, इसकी वजह से प्रेशर मेंटेन रहेगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलिए इसके बाद में हम बात करें तो ये फेरिंग्स वाला पार्ट जो है इसमें हम देखें यहाँ पे तो 2 ओपनिंग्स होती हैं। कितनी ओपनिंग्स होती हैं भैया? 2 ओपनिंग्स होती हैं। 2 ओपनिंग्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर? ठीक है, 2 ओपनिंग्स में यहाँ पर हम बात करें तो एक ओपनिंग जो है वो होती है थोड़ी सी नीचे जो कि होती है ट्रैकिया में, एक होती है थोड़ी सी ऊपर जो कि होती है किसके अंदर, जो होती है यहाँ पर हम बात करें तो किसके ऊपर? यहाँ एसोफेगस के ऊपर। ये ऊपर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं गैलेट। क्या कहते हैं? गैलेट। ये ऊपर वाला अपर्चर है और इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। समझ में आया? इस ग्लॉटिस की हम बात करें तो ये ट्रैकिया के ऊपर है और ये जो है वो कहाँ है? ग्रसिका के ऊपर है या फिर एसोफेगस के ऊपर है। इसको गार्ड करने के लिए यहाँ वाल्व भी मिलता है जिसको आप किस नाम से जानते हो? एपीग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। क्या कहते हैं इसको? एपीग्लॉटिस। बात समझ में आया? एपी मतलब ऊपर और ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो होगा वो क्या होगा? एपीग्लॉटिस। वो कौन है? ये रहा। समझ में आया? जैसे ही फूड इधर से आएगा, जैसे ही फूड इधर से आएगा, ये फूड आया तो फूड को कहां जाना है? एसोफेगस में जाना है। तो ये जो है कौन? एपिग्लॉटिस। ये नीचे की तरफ मूव करता है लाइक दिस और इसको बंद कर देता है। किसको? ग्लॉटिस को और ट्रैकिया को, जिससे कि फूड कहां चला जाता है? एसोफेगस में। सिंपल। क्लियर ही बात? इसका एक नमूना आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहां पे। तो ये है एपिग्लॉटिस। जैसे ही फूड आएगा ये ट्रैकिया को देखिए बंद कर दिया, फूड चला गया। फूड नहीं, अगर फूड नहीं आ रहा है तो ये खुल जाएगा तो एयर आती रहेगी। जैसे ही फूड आएगा तो ये क्या करेगा? ट्रैकिया को बंद कर देगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही फूड आएगा एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ मूव करेगा ऐसे और बंद कर देगा ट्रैकिया को, मतलब ग्लॉटिस को। क्लियर हुई बात? समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम अगर इस रीजन को देखें तो इस रीजन में बेसिकली एक रिंग बनती है, इसको बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। क्या कहते हैं? वॉल्डेयर्स रिंग। ये दरअसल वैज्ञानिक के नाम के ऊपर रखी हुई है। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हमारा मुंह होता है उसको अगर हम खोलें तो यहाँ पर एक इमेजिनरी रिंग फॉर्म होती है जिसमें बहुत सारे टॉन्सिल्स आते हैं। ठीक है, ये जो टॉन्सिल्स हैं, यहाँ हम बेसिकली बात करें तो ये टॉन्सिल्स हैं, 4 टाइप के टॉन्सिल्स आते हैं। 1 फेरेंजियल या एडिनॉइड, 2 ट्यूबल, 3 पैलेटाइन, पैलेट मैंने बताया था आपको। ठीक है, और 3 लिंगुअल, सॉरी 4 है, 4 लिंगुअल। ये सब जो है रिंग का फॉर्मेशन, इमेजिनरी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया वॉल्डेयर्स रिंग। समझ में आया? ठीक है, ये सारे के सारे जो इम्यूनिटी या हम बात करें इनको हम माल्ट भी कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पर आता होगा आपको। बात समझ में आ रही है? माल्ट से एसोसिएटेड है ये लिम्फोइड रिंग है पूरी की पूरी। इसको वॉल्डेयर रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इमेजिनरी फॉर्मेशन में यहाँ पर टॉन्सिल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। एडिनॉइड जो है वो बेसिकली नेजोफेरिंग्स में से बिलोंग करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका साइज कभी कभार जब बढ़ जाता है छोटे बच्चों में, तो छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसलिए वो बच्चे रात में मुंह खोल के सोते हैं, क्योंकि रात में अगर मुंह बंद है तो नोज तो वैसे बंद होगी एडिनॉइड की बड़ा होने से, क्योंकि नेजोफेरिंग्स वाला भाग ब्लॉक हो गया क्योंकि एडिनॉइड का एनलार्जमेंट हो गया। बात समझ में? इस डायग्राम में देखो। ठीक है, ये एडिनॉइड यहां होगा तो एडिनॉइड अगर बड़ा हो गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इधर से एयर ही नहीं आ पाएगा, इसलिए बच्चा जो है मुंह से सांस लेगा। क्या करेगा बच्चा? मुंह से सांस लेगा। समझ में आ रही बात? बच्चा मुंह से सांस लेगा। समझ में आ रही है? तो ऐसे में मुंह से सांस लेगा तो क्या होगा यहां पर कि बच्चे को परेशानी होगी। क्या होगा? बच्चे को परेशानी होगी और मुंह से सांस लेगा बच्चा। ठीक है, लेकिन ये बात अलग है, बच्चों में उनमें जो है ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, 7-8 साल बाद में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पैलेटाइन टॉन्सिल जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, जनरली इनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, और जब इनमें इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल जो है उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई? टॉन्सिल समझ में आया? ये सारे के सारे क्या है? लिम्फोइड टिश्यूज हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, WBC से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए उसके बाद अब आता है एसोफेगस, ये जिसको हम कहते हैं
ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पे?